तो वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम आपके लिए पार्ट 4 लाए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जो कि क्लास 12th में 3rd यूनिट है। तो आज हम लोग पढ़ाएंगे पार्ट 4 में फैराडे के सेकंड लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल। जैसा कि पार्ट 3 में हमने आपको फैराडे के फर्स्ट लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल बताए हैं, आज हम आपको पार्ट 4 में बताएंगे न्यूमेरिकल जो फैराडे के सेकंड लॉ से बेस्ड है। और आपको बता दें, इलेक्ट्रोलाइसिस के दो लॉ है, एक फैराडे का फर्स्ट लॉ, एक फैराडे का सेकंड लॉ। तो आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है पार्ट 4, वो फैराडे के सेकंड लॉ पर बेस्ड है। सबसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे फैराडे का सेकंड लॉ क्या होता है, उसके बाद उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में जहां पर है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है बच्चों, जो सबसे पहले हम आपको रिवाइज कराते हैं फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या होता है, फिर हम आपको बताते हैं फैराडे का सेकंड लॉ क्या है। फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है उसमें आपको समझना है द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, आपको हम बता दें, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ये प्लस माइनस होता है। एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। तो एनोड और कैथोड पर जो भी सबस्टेंस प्राप्त होते हैं या जो भी चीज प्राप्त होती है, गैस लिबरेटेड होती है, उसकी जो अमाउंट है वो डिपेंड करती है कि आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास की है। तो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस फ्रॉम मतलब एट इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोडों पर कितना अमाउंट सबस्टेंस का प्राप्त होगा वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास की है, यानी करंट के प्रोपोर्शनल है, यानी इलेक्ट्रिसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो W प्रोपोर्शनल टू Q, और Q बराबर क्या होता है IT। तो इसलिए याद रखना, अमाउंट जो भी तुम्हारा कैथोड पर मेटल आयन डिपॉजिट होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास की है उस पर डिपेंड करता है। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है। अब बात करते हैं फैराडे का सेकंड लॉ। फैराडे के फर्स्ट लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल जो कि हम आपको बता चुके हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप पार्ट थर्ड में जाइएगा, उसमें देखिएगा आपको फैराडे का फर्स्ट लॉ पर आपके जो भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके एक्सरसाइज के एनसीईआरटी के 3.1514 जो भी है न्यूमेरिकल्स, वो मैंने 4 न्यूमेरिकल्स कराए हुए हैं एक्सरसाइज के। अब हम बात करेंगे, आज का हमारा टॉपिक पार्ट 4 में सेकंड लॉ होने जा रहा है। बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़े ध्यान से समझिए। ये फिजिक्स में भी आता है और केमिस्ट्री में भी है, इसलिए बच्चों इनके न्यूमेरिकल्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल इनके कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, सेकंड लॉ में W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्विवेलेंट वेट। बच्चों, अगर हम बात करते हैं केमिकल इक्विवेलेंट वेट की, तो केमिकल इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? केमिकल इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट मास से कहते हैं, जैसे मोलर मास। जैसे हमने आपसे क्या कहा, कॉपर +2 का मोलर मास कितना है? 63.5 है। अगर इसके मोलर मास में डिवाइड कर दें बच्चों, अगर हम लोग इसके वैलेंसी का, नंबर ऑफ आयंस का, तो जो निकल के आएगा वह आपका इक्विवेलेंट मास होगा। तो इक्विवेलेंट मास के प्रोपोर्शनल होता है कौन? मास जो डिपॉजिट होता है। देखिए, जब हम सेम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे और उस सेम इलेक्ट्रिसिटी को हम जब पास करते हैं बच्चों, तो क्या होगा? सेम इलेक्ट्रिसिटी, यानी सेम इलेक्ट्रिसिटी को जब हम पास करते हैं, तो जो एनोड और कैथोड पर आपके सबस्टेंस डिपॉजिट होते हैं बच्चों, सबस्टेंस डिपॉजिट होते हैं, वो जो डिपॉजिट होते हैं सबस्टेंस जब सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो वो केमिकल इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी केमिकल इक्विवेलेंट वेट मैंने आपको बताया है, मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ आयंस, जो भी चार्जेस है उससे इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। केमिकल इक्विवेलेंट वेट को हम इक्विवेलेंट मास भी कहते हैं, उसके प्रोपोर्शनल होता है। ये है, आपको ध्यान रखना है बच्चों। अब बात करते हैं कि इस पर कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो वो भी हम बताएंगे, लेकिन इसमें कुछ फार्मूला और भी है। जैसे W प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास को E से लिखेंगे, तो यहाँ EW लिख सकते हैं इक्विवेलेंट मास। W बराबर Z, एक कांस्टेंट आएगा, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को Z को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, Z प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो बेटा यहाँ पर ये इक्वेशन बन गई, आप EM लिख सकते हो या E भी लिख सकते हो इक्विवेलेंट मास को। तो ये कंडीशन आ गई, W बराबर Z इंटू E। बच्चों, अब हम बात करते हैं कि Z की वैल्यू कैसे निकालते हैं। आपको बता दें, हम Z की वैल्यू निकालने का एक फार्मूला भी होता है, और किस तरीके से हम Z की वैल्यू निकालेंगे।
तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात बता दें, अगर जेड कांस्टेंट है तो W अपॉन W2 बराबर हो जाएगा E1 अपॉन E2। इससे न्यूमेरिकल जरूर आएंगे। क्यों? ये मास डिपॉजिट होता है जो इलेक्ट्रोड पर, और उसका इक्विवेलेंट, जैसे कि एक मेटल है वो फर्स्ट है, उसी मेटल का यहाँ पर उसका इक्विवेलेंट मास रखा जाएगा। जैसे सिल्वर यहाँ पर 1 ग्राम डिपॉजिट हुई तो सिल्वर 1 ग्राम लिख दिया, और सिल्वर का एटॉमिक मास 108 होता है, उसमें सिल्वर पे चार्ज कितना होता है, Ag पे +1 होता है, तो इक्विवेलेंट मास 108 हुआ जाके, तो यहाँ 108 लिख देंगे। तो जो भी डिपॉजिट होता है मेटल, उसका मास अपॉन दूसरा मेटल डिपॉजिट हो रहा है उसका मास, और पहले वाले मेटल का इक्विवेलेंट मास, फिर दूसरे वाले मेटल का इक्विवेलेंट मास। इस तरीके से फार्मूला बनाया जा सकता है। यदि अगर आप फार्मूला बनाए तो W अपॉन W2 बराबर Z1 अपॉन Z2 भी बनाया जा सकता है। जब Z1 और Z2 दिए जाए, ये हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ओके, तो इस तरीके से ये फार्मूला बन सकते हैं। जेड और ई में एक रिलेशन होता है बच्चों, वो आपको हम बताते हैं। जेड और ई में क्या रिलेशन होता है, जो सफेद, हेलो, W प्रोपोर्शनल टू Q होता है, W प्रोपोर्शनल टू Q। तो W प्रोपोर्शनल टू Q का मतलब क्या है, W बराबर ZQ और W बराबर Z इंटू IT, यानी Q बराबर बच्चों क्या होता है, Q बराबर होता है IT, यानी W प्रोपोर्शनल टू Q होता है। तो जब बराबर लगाएंगे कांस्टेंट आएगा बच्चों, उस कांस्टेंट का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z होता है, Q बराबर IT होता है। तो इस तरीके से हमने ये लिख दिया है। तो W बराबर ZIT, तो Z बराबर एक और फार्मूला होता है इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट मास अपॉन 96,500 कूलम, यानी ये एक फार्मूला है। आप चाहो तो Z की जगह पर क्या लिख सकते हो, E अपॉन 96500 IT, इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग। तो अब इसमें क्या होगा, यहां से टाइम पूछा हो गया होगा, या इलेक्ट्रिसिटी पूछी गई होगी, या W अमाउंट पूछा होगा, कितना डिपॉजिट हुआ है, तो इस पर 99% एक न्यूमेरिकल आएगा। याद रखना बच्चों, 2021 हो चाहे 2022 हो, इस पर न्यूमेरिकल आना बिल्कुल तय है 100%। तो W बराबर E अपॉन 96500 इंटू IT, 100% इसमें न्यूमेरिकल आएगा। जो जेड है उसकी जगह आपने E अपॉन क्या लिख दिया, 96,500 कूलम। तो इस तरीके से इस पर न्यूमेरिकल आएगा, इसका ध्यान रखिएगा। इसमें कितने फार्मूले हमने बताए फैराडे के सेकंड लॉ में, फैराडे के सेकंड लॉ में कुछ फार्मूले हैं, हमने आपसे क्या कहा उनको ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहला फार्मूला है W अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2। ओके, ये आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ नहीं है, सेकंड लॉ है। इक्विवेलेंट, क्योंकि W किसके प्रोपोर्शनल होता है, इक्विवेलेंट मास के। और ये जो आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ है W प्रोपोर्शनल टू Q, तो इसमें क्या होता है, ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है, तो इसमें Z आ जाता है, Q आ जाता है, लेकिन Z बराबर हम क्या लिखते हैं, E अपॉन इक्विवेलेंट मास अपॉन 96,500 और Q बराबर IT। ये दोनों लॉ, फर्स्ट लॉ हो वो फर्स्ट लॉ हो चाहे सेकंड लॉ हो, इन दोनों पे न्यूमेरिकल आते हैं। यानी कोई तुमसे पूछे फर्स्ट लॉ क्या है फैराडे का, तो आप तुरंत बोलेंगे सर W प्रोपोर्शनल टू Q, कितना इलेक्ट्रोड पर अमाउंट डिपॉजिट होगा वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरा है कितना अमाउंट इलेक्ट्रोड पर जब सेम इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है वो जो है किसके प्रोपोर्शनल होता है, इक्विवेलेंट मास के प्रोपोर्शनल होता है। ये दो बातें याद रखिए, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ की, और इस पर बेस्ड फार्मूले जो ड्राइव किए गए हैं। जब दो कंडीशन है तो ये फार्मूला लगाएंगे, और जब आपको ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट Z रखेंगे, Z बराबर होता है E अपॉन 96,500, तो इससे न्यूमेरिकल निकल के आ जाएगा। तो बच्चों, आपने ये जो आपने देखे हैं फार्मूला, इन्हीं फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे। ये फैराडे के फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है, ये फैराडे के सेकंड लॉ से रिलेटेड है, और इन क्वेश्चंस को आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इन लॉ को तैयार कर लीजिए, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम आपके एक्सरसाइज में फैराडे के सेकंड लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी हैं वो आपको हम बताने जा रहे हैं। हाँ बच्चों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे, ये क्वेश्चन दिया गया 3.16। बच्चों, मैंने 3.12 से लेकर के 3.15 तक पार्ट 3, हमारा जो वीडियो होगा पार्ट 3 में आप देख लीजिएगा इसका। तो पार्ट 3 में हमने बता दिए थे बच्चों। अब हम बताने जा रहे हैं पार्ट 4 वीडियो, तो इसमें हम बताएंगे क्वेश्चन उसके आगे वाला 3.16, जिससे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। आप ये जो सीक्वेंस बनाया है मैंने वीडियो का, ये अगर आप प्रॉपर्ली आप देखते हैं ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है।
ठीक है बच्चों, तो 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिए गए हैं। मैं क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं यहाँ पर, ना डिस्प्ले करूंगा, मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा। आप सबसे पहले क्या करें, ये वीडियो यहाँ से पॉज कर दीजिए। आप क्या करें, सबसे पहले एनसीईआरटी खोलिए, 3.16 क्वेश्चन निकालिए, कॉपी पे नोट करिए या उसको समझिए, फिर उसके बाद में फिर उसके आगे स्टार्ट करिएगा। तो 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दी गई है, एबीसी 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है बच्चों, एक ए है, एक बी है और एक आपका सी है। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इन सेलों में क्या कर दिया है, इन सेलों को हमने ये प्लस माइनस से कनेक्ट कर दिया है। और बच्चों ये आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड्स हैं, इनको हमने कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से। अब समझो बेटा, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस है माइनस है तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इस तरीके से हमने सीरीज में इनको हमने लगा दिया है। आप पढ़ लीजिएगा, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं एबीसी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसे ए मान लिया गया है, ये बी हो गई, ये सी हो गई। 3 एबीसी सेल हैं, इनमें क्या क्या रखा है, जिंक सल्फेट, इसमें है ZnSO4 जिंक सल्फेट, इसमें आपका है सिल्वर नाइट्रेट और थर्ड वाले में आपका है कॉपर सल्फेट। यानी तीनों में एबीसी में क्या भरा है, पहले वाले में जिंक सल्फेट है, दूसरे वाले में सिल्वर नाइट्रेट है, तीसरे सेल में कॉपर सल्फेट है बच्चों। ये पानी में आयनाइज हो जाता है तो आप आयनाइज भी कर सकते हो इनको, आप इस तरीके से ये वाटर में आयनाइज हो जाएंगे। अब इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सेम ही होगी, पास कर रहे हैं। इन्होंने लिखा है स्टडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर वाज पास्ड। हमने करंट कितना पास किया, I बराबर 1.5 एम्पियर। जब हमने 1.5 एम्पियर करंट पास किया कितना, तब उन्होंने लिखा है 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो गया। यानी सिल्वर Ag प्लस होता है, प्लस वाला यहां जाएगा तो कैथोड पर सिल्वर कितना डिपॉजिट हो गया है। तो अमाउंट दी गई सिल्वर की, अमाउंट ऑफ किसकी बेटा, ये AB, यानी ये हमारे पास सिल्वर जो है B मान लेते हैं। तो ये सिल्वर की अमाउंट कितनी डिपॉजिट हुई, 1.45 ग्राम डिपॉजिट हुई कैथोड पर। ओके, कैथोड कहां, सिल्वर, ये सेल बी में कैथोड ये होगा बेटा, यहाँ पर Ag प्लस आयन डिपॉजिट हो गया और कितना डिपॉजिट हुआ, 1.45 ग्राम। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है हाउ लॉन्ग, यानी टाइम पूछा है बेटा, कितनी देर तक तुम करंट पास किया, हाउ लॉन्ग डिड द करंट पास्ड, डिड द करंट फ्लो, कितना करंट फ्लो किया गया, ये क्वेश्चन है। तो बच्चों सबसे पहले हम आपको बता दें कि कितना करंट पास किया गया, कि हमारा यानी कितने करंट, 1.5 एम्पियर का करंट कितनी देर तक पास किया गया, जिससे हमको 1.45 ग्राम सिल्वर कैथोड पर प्राप्त हो जाए बी सेल में। तो आपसे टाइम पूछा गया है और हमें पता है जब टाइम और करंट दिया जाता है तो Q बराबर IT होता बच्चों। तो Q बराबर IT का इसमें इस्तेमाल किया गया, अमाउंट भी आ रही है, तो फैराडे का फर्स्ट लॉ लगाया गया यहाँ पर। तो W प्रोपोर्शनल टू Q, फैराडे का फर्स्ट लॉ, यानी कोई भी मास इलेक्ट्रोड पर जब डिपॉजिट होता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास की गई। तो W बराबर ZQ हो गया बच्चों। तो W इज इक्वल टू Z बराबर एक फार्मूला होता है E/96,500 कूलम, और Q क्या होता है, IT आपको बताया था। इससे हम टाइम निकाल सकते हैं कि कितना टाइम लगा जिससे 1.45 ग्राम सिल्वर प्राप्त हो गया। तो T निकालने के लिए W दिया गया बच्चों 1.45 ग्राम। इक्विवेलेंट मास बेटा सिल्वर का कितना होता है आपको बता दें, सिल्वर पर Ag पर +1 चार्ज होता है। इसका इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मोलर मास अपॉन 1 होगा। मोलर मास 108 है तो आंसर भी 108 आ गया। अब यहां पर हमने अमाउंट कितना डिपॉजिट हुआ 1.45 ग्राम, 108 अपॉन 96,500। करंट कितना है बेटा 1.5 एम्पियर। टाइम कितना लग रहा है, यही टाइम तो मुझको निकालना है। आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर आप इसका कितना टाइम निकला है वो कैलकुलेट करके आप रख सकते हैं। टाइम
जो भी कैलकुलेटेड होके आएगा वो सेकंड में आएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि जो यहाँ वैल्यू 96,500 कूलाम लिखी है उसको चेंज करेंगे तो कूलाम बराबर होता है 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर इंटू सेकेंड, तो इसलिए टाइम भी सेकेंड में ही आएगा। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपने अभी ये क्वेश्चन किया है। ये बड़ा सा क्वेश्चन है, आपने देखा होगा। अभी हमने इसका 50% पार्ट कर दिया है। यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपके 2013 जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, और आपका 2011 में आपके जो आईआईटी मेन जो है, जिसे मेन कहते हैं, पहले प्री होता था, तो प्री में ये क्वेश्चन आ चुका है। आईआईटी प्री और मेंस में प्री में पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसलिए अगर आप ध्यान से देखें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अभी आपने 50% इस क्वेश्चन को लगाया है, आपने टाइम निकाल लिया है। तो कितना टाइम लगा जिससे हमें 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो गई सेल बी में कैथोड पर। तो अभी हमने टाइम कितना आया है आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। कितना टाइम आया वो टाइम आपको यहाँ मेंशन कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा कि हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेंगे आगे फर्दर जो भी अगर आप करना चाहते हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ जो भी टाइम आएगा वो सेकंड में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके आगे हम पढ़ के बताते हैं क्या है क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन में कह रहा है, बच्चों ध्यान समझना, व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक बाय डिपॉजिटेड, कितना मास कॉपर का जिंक का डिपॉजिट होगा। तो ये तो हो चुका है बेटा सॉल्व, इसको हम हटा देते हैं। सेकेंड कंडीशन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन ये 3 नंबर का जो बोर्ड एग्जाम में आया था, तो ये 1 नंबर का तो हो चुका है। अब इसमें पूछा गया है व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक बाय डिपॉजिटेड, कितना कॉपर यहाँ डिपॉजिट हुआ, कितना कॉपर यहाँ डिपॉजिट होगा कैथोड पर, और कितना आपका जिंक डिपॉजिट होगा कैथोड पर, ये आपको बताना है बच्चों। तो ये जब दोनों की इंडिविजुअल अमाउंट बताएंगे तो टोटल आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ये जो बता दिया वो 1 नंबर का, जो 2 क्वेश्चन और पूछे गए हैं वो भी 1 नंबर के। तो इस तरीके से टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, हमें टाइम निकालना है, तभी तो हम इलेक्ट्रिसिटी पता कर पाएंगे कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की है। तो सबसे पहले एक फार्मूला है, हम आपको बता दें, हमें जिंक का अमाउंट पता करना है बच्चों। इधर देखो, तो जिंक ए सेल में है, माना जिंक की अमाउंट यहाँ कैथोड पे कितनी डिपॉजिट है, इसे WA मान लिया, अपॉन सिल्वर को मान लिया WB मान लिया है, कितना सिल्वर डिपॉजिट हुआ है। अब फैराडे का सेकेंड लॉ लगेगा, क्योंकि मास विच डिपॉजिट एट कैथोड है, जो भी डिपॉजिट हो रही है वो प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे इक्विवेलेंट मास के प्रोपोर्शनल है। तो बराबर लगाएंगे इक्विवेलेंट मास। आप बच्चों बताओ किसका होगा, पहले ए का, फिर इसके सामने बी है तो बी का इक्विवेलेंट मास। बच्चों हमें पता है ए सेल में जिंक है, तो जिंक का मास कितना डिपॉजिट हुआ इसे निकालना है बच्चों। और सिल्वर का कितना मास यहाँ डिपॉजिट हुआ है, 1.45 ग्राम डिपॉजिट हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर देखा कोई ज्यादा रूल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का रूल हमें समझ में आता है फैराडे के फर्स्ट लॉ में। तो हमें लगता है इस फार्मूले से नो नीड टू कैलकुलेट द टाइम, बट यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था टाइम, वो आपको निकालना है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर इक्विवेलेंट मास कितना है ए का बच्चों, ये जिंक है बच्चा, और जिंक पे +2 चार्ज होता है। तो बच्चों जिंक का एटॉमिक मास कितना होता है 30, बोलो बच्चों 30। तो जिंक का 65.38 इसका एटॉमिक मास है। अब इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए इक्विवेलेंट मास बराबर होता है मोलर मास अपॉन 2, क्यों बोला मैंने, इस पे चार्ज 2 है। तो 65.38 अपॉन 2, तो यहां से निकल गया 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और 2 6 जा 12, और 2 9 जा 18, 32.69 यहाँ पे निकल के आया इक्विवेलेंट मास जिंक का। कुछ नहीं करना था, एटॉमिक मास में 2 से डिवाइड करना है, तो 32.69 आ गया। बेटा बी कौन है, बी हमारा सिल्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिल्वर डिपॉजिट हुआ, उसका अमाउंट ये लिखा है। सिल्वर का इक्विवेलेंट मास कितना होता है बच्चों, सिल्वर में +1 चार्ज होता है, तो इसका मोलर मास है 108 अपॉन 1, तो इक्विवेलेंट मास भी 108 आएगा। ये भी मैंने आपको बताया था अभी। तो यहां से क्या कैलकुलेट करके निकलेंगे, मास ऑफ जिंक, ये क्या निकल के आ रहा है
जिंक का मास जो कैथोड पे डिपॉजिट हुआ है ए सेल में। तो 32.69 इंटू 1.45 अपॉन 108। बच्चों इसको भी सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जा करके आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ जिंक विच इज डिपॉजिटेड एट कैथोड इन सेल ए इज दिस, इतने ग्राम आया। ओके, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, कॉपर की अमाउंट कितनी डिपॉजिट हुई है। ठीक है, तो इसको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो अभी फिर हम फैराडे के सेकेंड लॉ का इस्तेमाल करेंगे। तो फैराडे का सेकेंड लॉ क्या होता है बच्चों, बताओ। फैराडे का सेकेंड लॉ क्या है, फैराडे का सेकेंड लॉ है कि जो भी डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पर वो प्रोपोर्शनल है इक्विवेलेंट मास के, जो भी मेटल है उसके इक्विवेलेंट मास के। अब यहां पर क्या करेंगे, वही फार्मूला फैराडे का सेकेंड लॉ, यानी E1/E2। बच्चों अब कनेक्शन इनके बीच में करेंगे। अब हम कनेक्शन करेंगे नोन अननोन के बीच में। अभी था नोन सिल्वर, ये अननोन था, अब की बार अननोन कौन है, कॉपर। तो सिल्वर का रिलेशन इससे करेंगे, तो सिल्वर वाली बी सेल है तो WB/WC, EB/EC। बच्चों ये बी क्या है, मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड कैथोड 101 पॉइंट कितना है 1.45 ग्राम। और मास ऑफ कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ है, जब इलेक्ट्रिसिटी जो पास कर रहे हैं वो सेम ही है सभी में, तो 1.45 WC निकालना है मास ऑफ कॉपर विच इज डिपॉजिटेड कैथोड। इक्विवेलेंट मास ऑफ बी कितना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ बी, इक्विवेलेंट मास सिल्वर का कितना होता है 108। इक्विवेलेंट मास ऑफ सी माने कॉपर का कितना इक्विवेलेंट मास है, कॉपर पे चार्ज कितना होता है +2 होता है, तो 63.5 इसका मोलर मास होता है। तो मोलर मास में 2 से डिवाइड कर देंगे, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। तो यहां पर इक्विवेलेंट मास कितना आएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, एक बचा है तो कितना हुआ 2 1 जा 2 और 1 और 5 15, 2 7 जा 14। समझ में आ गया। 31.7 ये हमारा इक्विवेलेंट मास आया कॉपर का। यहां से क्या निकालना है, WC निकालना है, मास ऑफ कॉपर विच इज डिपॉजिट एट कैथोड। यू शुड कैलकुलेट हियर WC 1.45 इंटू 31.7 अपॉन 108। इस तरीके से आपने कॉपर का मास कितना डिपॉजिट हुआ है कैथोड पर वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों इसको सॉल्व कर करके कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, प्रॉपर्ली पढ़ते हैं, प्रॉपर्ली बात करते हैं, उनके लिए थैंक यू वेरी मच। और ये थैंक यू क्यों, ये आपके लिए ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपको ही क्या करना है। अगर आप ये बैठे रहेंगे कि अरे मेरे एग्जाम होंगे, लॉकडाउन खत्म होगा तब हम इसके बाद तैयारी करेंगे, तैयारी के लिए आपका दिन कभी भी एक भी दिन मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन बाद में हम बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को टीचर से फेस टू फेस पूछेंगे। लेकिन अभी मौका मिल रहा है कि हम अपने आप को एक प्लेटफॉर्म तो तैयार करें, एक बैकग्राउंड तो तैयार करें। इवन हम अपने NCERT का सिलेबस जो है उसके कंसेप्ट को पढ़ के उनके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बहुत जरूरी है कि मोस्ट रिवीजन पे रिवीजन। आप ये सोचते हैं कि एक बार पढ़ने के बाद हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। यू शुड रिवाइज मोर एंड मैनी टाइम्स। ओके, तो क्योंकि बार बार रिवीजन से हमें चीजें क्लियर होती हैं। अभी ये क्लियर हो गया है बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक 3.16 क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया है वो किस पर बेस्ड था, फैराडे के फर्स्ट लॉ पे, फैराडे के सेकंड लॉ पे। ओके, और आपको बता दूं ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं। तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, समझ में नहीं आया दोबारा देख लीजिए। यदि फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज अपना कोई न्यूमेरिकल या अपनी कोई प्रॉब्लम्स हमें कमेंट बॉक्स में जाके शेयर करिएगा। मैं डेफिनेटली आपके उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग, स्टे सेफ एट होम। थैंक यू।